आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं। A nuclear reaction is considered to be the process in which two nuclear particles, two nuclei or nucleus and nucleon interact to produce two or more nuclear particles or gamma rays. Thus, nuclear reaction must cause the transformation of at least one nuclei to another. न्यूक्लियर रिएक्शन दरअसल हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो न्यूक्लियर पार्टिकल एक दूसरे के साथ दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियर पार्टिकल या फिर गैमा रेज प्रोड्यूस करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन अकर आल्सो इन द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉस्मिक रेज एंड मैटर। जितने भी नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास अकर होते हैं वो दरअसल कॉस्मिक रेज और मैटर के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो है वो अकर होते हैं। जो सबसे ज्यादा नोट किए जाने वाला मैन कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फिशन रिएक्शन। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर दरअसल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू या फिर कंट्रोल करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर डिवाइस टू इनिशिएट एंड कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। उसके बाद है न्यूक्लियर स्कैटरिंग। If a nucleus interact with another nucleus or particle without changing the nature of any nuclide, the process is referred to be the nuclear scattering. अगर एक न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस या फिर पार्टिकल के साथ न्यूक्लियाइड के नेचर को तब्दील किए बगैर इंटरेक्ट करता है तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर स्कैटरिंग कहते हैं। अब न्यूक्लियर स्कैटरिंग के हमारे पास ना दो अकसाम है, एक हमारे पास है इलास्टिक स्कैटरिंग और एक हमारे पास है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है। इलास्टिक स्कैटरिंग अकर व्हेन नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टारगेट न्यूक्लियस एंड इन इंसिडेंट पार्टिकल। ये उस वक्त वाकया होती है जब टकराने वाले पार्टिकल और जिसके ऊपर टकराया जाता है उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग की एग्जाम्पल शो की गई है। उसके बाद आ जाते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर। इन इलास्टिक स्कैटरिंग हमारे पास उस वक्त वाकया होता है जब हमारे पास टकराने वाले पार्टिकल और जिसके ऊपर टकराया जाता है उन दोनों के दरमियान एनर्जी का जो है वो ट्रांसफर होता है। यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टैंडर्ड न्यूक्लियर नोटेशन शोज द केमिकल सिंबल, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप। जितने भी स्टैंडर्ड न्यूक्लियर नोटेशन होती हैं वो हमारे पास आइसोटोप का सिंबल, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास जाहिर करती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियाई जैसे यहाँ पे ए और बी हैं वो हमारे पास दिए गए हों और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बने सी और डी, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी अप्रोचेस टू सी प्लस डी। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दी गई है कि जब हम बोरॉन 510 के अंदर एक न्यूट्रॉन को जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास लिथियम 37 और हीलियम 24 और हमारे पास 2.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी खारिज होती है। अच्छा, फुल इक्वेशन को यूज करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैक्ट नोटेशन को जो है वो यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो अगर हमारे पास ए और बी हो और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सी और डी हो तो कंपैक्ट नोटेशन के जरिए से हम उस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं उनको आमतौर पर सैंबल के जरिए से जो है वो डिनोट किया जाता है। जैसे कि P का मतलब होता है प्रोटॉन, N का मतलब होता है न्यूट्रॉन और D का मतलब ड्यूट्रॉन। अल्फा जो है वो अल्फा पार्टिकल को शो कर रहा होता है या हीलियम को शो कर रहा होता है और बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा होता है या फिर बीटा पार्टिकल को शो कर रहा होता है। गैमा जो है वो गैमा, फोटॉन वगैरह को शो कर रहा होता है। अब पीछे हमने एक रिएक्शन देखा था कि जब हम बोरॉन 510 के अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास लिथियम 37, हीलियम 24 और 2.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो खारिज होती है। तो उसको अगर हम कंपैक्ट नोटेशन के अंदर लिखें तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास जो इंटरेक्शन टाइम होता है वो हमारे पास किसी भी रिएक्शन की नौइयत को डिफाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन की क्लासिफिकेशन टाइम स्केल के मुताबिक करने से हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की दो अकसाम बनती हैं। एक हमारे पास बनती है डायरेक्ट रिएक्शन और जो दूसरी इसकी टाइप बनती है वो है कंपाउंड रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस आर विद इन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम अलाउइंग फॉर इंटरेक्शन ऑफ द सिंगल न्यूक्लियाई। डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ही कम वक्त के लिए न्यूक्लियर फोर्स की रेंज के अंदर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियन की जो है वो इंटरेक्शन हो पाती है।
अब जितने भी हमारे पास तकरीबन रिएक्शंस होते हैं उन तमाम के अंदर नॉन डायरेक्ट कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट रिएक्शन है इसके अंदर नॉन डायरेक्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियाई आर विद इन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स फॉर टाइम अलाउइंग फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। अब कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है और जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई होता है वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियॉन की जो इंट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा तादाद में होती है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। Although the number of the possible nuclear reaction is enormous, these can be sorted by the types. Most of the nuclear reaction are accompanied by the gamma emission some types. अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। बहुत से न्यूक्लियर रिएक्शन तो गामा एमिशन की वजह से भी हमारे पास वाक़ होते हैं। इसके हम कुछ टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैप्चर रिएक्शन। कैप्चर रिएक्शन क्या होता है? कैप्चर रिएक्शन के अंदर हम जो चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियाई को कैप्चर कर लेते हैं और ये सब गामा रेज के खारिज होने की वजह से वकूफ पजीर होता है और इस कैप्चर रिएक्शन की वजह से हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो पैदा होती है। बोथ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल कैप्चर दी can be captured by the nuclei. This accompanied by the emission of the gamma rays. Neutron capture reaction produce radioactive nuclide या फिर induced radioactivity। यहाँ पे कैप्चर रिएक्शन की एग्जांपल शो की गई है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर रिएक्शन। The absorption of the nuclear absorption of the particle accompanied by the emission of the one or more particle is called transfer reaction। कि जब हमारे पास ऐसा रिएक्शन कि जब दो या फिर दो से ज्यादा पार्टिकल की इमिशन होती है तो वहां पर पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू द स्मॉलर पार्ट। द फिशन प्रोसेस ऑफन प्रोड्यूस फ्री न्यूट्रॉन एंड फोटोन फॉर्म ऑफ गामा रेज। द रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। फिशन रिएक्शन हमारे पास दरअसल एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट कर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है और रिएक्शन के अंदर आमतौर पर फ्री न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इसके साथ साथ एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो खारिज होती है। यहाँ पे फिशन रिएक्शन जो है उसकी एग्जांपल को शो किया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? फ्यूजन रिएक्शन occur when the two or more atomic nuclei collide at very high speed and join to form the new type of atomic nucleus. The fusion reaction of the deuterium and tritium is particularly interesting because of its potential of providing energy for the future. अब फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास उस वक्त वाक़या होता है जब दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं और नई किस्म का एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे जो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है, यहाँ पे बात हो रही थी कि जो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है इनका जो फ्यूजन रिएक्शन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता है क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो फर्दर रिएक्शन के लिए एनर्जी मुहैया कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद है स्प्लेशन रिएक्शन। स्प्लेशन रिएक्शन अकर व्हेन न्यूक्लियस इज हिट बाय द पार्टिकल विद सफिशिएंट एनर्जी एंड मोमेंटम टू knock out several small fragments or smash it into many fragments। अब स्प्लेशन रिएक्शन हमारे पास उस वक्त अक्कर होता है जब न्यूक्लियस के ऊपर एक ऐसा पार्टिकल टकराए कि जिसके पास काफी ज्यादा एनर्जी और मोमेंटम हो, यहाँ तक कि वो जब न्यूक्लियस के ऊपर टकराए तो न्यूक्लियस के जो है वो छोटे छोटे पीसेस कर दे, न्यूक्लियस के जो है वो टुकड़े कर दे। तो ऐसे रिएक्शन को हम स्प्लेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर डिके या फिर रेडियो एक्टिव डिके। Radioactive decay occurs when unstable atomic atom loses energy by emitting ionizing radiation. There are many types of the radioactive decay. Radioactive decay हमारे पास न्यूक्लियर डिके या फिर रेडियोएक्टिव डिके उस वक्त वाक़या होता है जब किसी अनस्टेबल एटम के अंदर से आयोनाइजिंग रेडिएशन खारिज हो और इन रेडिएशन के खारिज होने के साथ साथ एनर्जी भी ज़ाई हो। अब रेडियोएक्टिव डिके की बहुत सारी अक़साम है जिनके अंदर हम चार अक़साम को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा रेडियोएक्टिविटी। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर इनटू द पार्टिकल आइडेंटिकल टू द हीलियम। अल्फा पार्टिकल जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है जो कि पार्टिकल के अंदर जुड़े हुए होते हैं और अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियस जो है वो एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद बीटा रेडियोएक्टिविटी है। बीटा पार्टिकल जो है और हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड बाय द सर्टेन टाइप्स ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई सच एज पोटेशियम 40। बीटा पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा
एनर्जी और स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन होते हैं जो कि एक किस्म के मखसूस न्यूक्लियाई या फिर रेडियो एक्टिविटी के अंदर से खारिज होते हैं, जैसे कि पोटाशियम 40। अब हमने अल्फा रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लिया, बीटा रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं गामा रेडियो एक्टिविटी को। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ द न्यूक्लियाई एज दे transition from the high energy state to the lower state known as gamma decay. Most of the nuclear reaction are accompanied by the gamma emission. जब एक न्यूक्लियाई ज्यादा जो है वो एनर्जी वाली स्टेट से लोअर एनर्जी वाली स्टेट की तरफ जाता है तो न्यूक्लियाई हमारे पास टूट जाता है, डिके हो जाता है, तो हमारे पास ये गैमा डिके कहलाता है। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे हैं जो कि गैमा इमिशन की वजह से हमारे पास स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन इमिशन। न्यूट्रॉन इमिशन डिके की एक ऐसी टाइप है कि जिसके अंदर हमारे पास एक्सेस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये जो है इनको न्यूक्लियस से इजेक्ट भी किया जा सकता है और ये न्यूक्लियर कंट्रोल रिएक्टर के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक रिएक्शन इट इज सफिशिएंट टू नोट 4 ऑफ द फंडामेंटल लॉज गवर्निंग दीज रिएक्शन। नॉन रिलेटिविस्टिक रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम 4 बुनियादी कवानीन पर नज़र दौड़ाएं जो कि इन नॉन रिलेटिविस्टिक रिएक्शन पर हुकूमत करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आर सेम, कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होते हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो हमारे पास सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द सम ऑफ चार्ज ऑन ऑल पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आर सेम। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद पार्टिकल पर चार्ज जो है वो भी हमारे पास सेम ही रहता है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ इंडक्टिंग पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आर सेम, कि रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्टिकल का मोमेंटम रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमारे पास एक जैसा रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इंक्लूडिंग रेस्ट मास एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। रेस्ट मास एनर्जी के साथ साथ जो भी एनर्जी होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद है एनर्जेटिक्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर क्यू वैल्यूज। In nuclear reaction and particle physics, the energetics of the nuclear reaction is determined by the Q values of that reaction. Nuclear और particle physics के अंदर हमारे पास nuclear reaction की जो energetics होती हैं उनको उसी reaction की Q values के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नीचे पहले डिफाइन कर लेते हैं Q वैल्यू को। यहाँ पे कहता है difference between the sum of the mass energies of the initial reactants to the sum of the mass energies of the final product is known as Q values। और इसके लिए जो हमारे पास यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हम एक आम सा रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था। एक आम सा रिएक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर जो है वो प्रोजेक्टाइल ए है, प्रोजेक्टाइल जो है ये ए है और जो टारगेट है वो हमारे पास कैपिटल है, ए है। तो जब ये इनका जो रिएक्शन होता है तो हमारे पास बी और जो स्मॉल बी है ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसको अगर हम कंपैक्ट नोटेशन के अंदर लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यूज को हम जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एम स्मॉल ए प्लस एम कैपिटल ए माइनस एम बी प्लस एम कैपिटल बी इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यू वैल्यूज फाइनल प्रोडक्ट की एक्सेस काइनेटिक एनर्जी की जैसी सेम ही होंगी, जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे हम टी फाइनल और टी इनिशियल की वैल्यूज को पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू टी बी प्लस टी कैपिटल बी माइनस टी ए प्लस टी कैपिटल ए। क्यू वैल्यूज की बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनको 2 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहली जो टाइप है वो है एक्सोथर्मिक और जो दूसरी है वो है एंडोथर्मिक। अब हम एक्सोथर्मिक को डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन इन विच
क्यू वैल्यूज की बुनियाद के ऊपर रिएक्शन को हमारे पास दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली जो टाइप है वो हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो दूसरी है वो हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स Q is positive. For exothermic reaction, Q always it should be always greater than zero. Sum of the mass energies is converted to the kinetic energy. There is a net release of the energy. अब हमारे पास ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन के अंदर जो Q होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है, जबकि हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है, और ऐसे रिएक्शन के लिए Q जो होता है वो हमेशा हमारे पास लेस देन जीरो होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। और दरअसल एंडोथर्मिक के अंदर कुछ आने वाले जो हमारे पास इनकमिंग पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के अंदर तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस था एक्सो और एंडोथर्मिक के दरमियान। The energy released in the nuclear reaction can appear in one of the three way. जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है वो इन तीन सूत्रों के अंदर जो है वो रिलीज हो सकती है। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हमारे पास है एमिशन ऑफ गैमा रेज, और तीसरा हमारे पास है मेटास्टेबल स्टेट। अब काइनेटिक एनर्जी की सूरत में भी जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है, एमिशन ऑफ द गैमा रेज के अंदर भी हो सकती है। गैमा रेज आर इमिटेड बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन देयर ट्रांजिशन from high energy state to the lower state known as gamma decay. अब गैमा रेज अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से खारिज होती है, और जब वो ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल से कम एनर्जी वाले लेवल की तरफ जाता है तो हमारे पास इसको हम गैमा डिके कहते हैं। कब हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से खारिज होती है? जब वो न्यूक्लियस जो है या वो न्यूक्लियाई जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल से कम एनर्जी वाले लेवल की तरफ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैमा डिके। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या है कि कुछ एनर्जी जो है, ये हम मेटास्टेबल स्टेट को डिस्कस कर लिया कि कुछ एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बाकी रह जाती है, और वो एनर्जी मेटास्टेबल एनर्जी लेवल की सूरत में जो है वो हमारे पास सेव हो जाती है। ठीक है, A small amount of the energy may also emerge in the form of the X-ray. Generally, products of the nuclear reaction may have different atomic number, and thus the configuration of their electron shell is different in comparison with the reaction. As the electron rearrange themselves and drop to the lower energy level, in internal conversion, X-rays may be emitted. अब एनर्जी की छोटी सी मिकदार जो है एक्सरे की सूरत में भी हमारे पास खारिज होती है। आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर रखते हैं। यही वजह है कि जब इसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल की तादाद का मुवाजना हम रिएक्टेंट्स से करते हैं तो दोनों के जो हमारे पास रिजल्ट आता है दोनों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ आता है। जब इलेक्ट्रॉन खुद को दोबारा रीअरेंज करते हैं और कम एनर्जी वाले लेवल की तरफ गिर जाते हैं तो इंटरनल कन्वर्जन की वजह से हमारे पास एक्सरेज जो है वो खारिज होती हैं। एक्सरेज में बी एमिटेड, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कन्वर्जन। तो आज का ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।